वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 75 विवान का धोखा। अब तक रेयांश जाकर अपनी चेयर पर बैठा। तभी बैंक की तेज आवाज के साथ केबिन का दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। अब आगे रेयांश को देखते ही आरव ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मेरे रोमियो तेरी जूलियट की शादी हो रही है ओमकार कपूर से। आरव की बात सुनकर जहां रेयांश का ऑरा भयानक हो गया, वहीं आदित्य कंफ्यूज हो गया। आदित्य ने पूछा, किस रोमियो और जूलियट की बात कर रहा है तू आरव? और ओमकार किससे शादी कर रहा है? ओमकार कार्तिक के सौतेले चाचा मानिक का बेटा था। उम्र ओमकार की भी रेयांश और आदित्य जितनी ही थी, मगर रिश्ते में ओमकार रेयांश और आदित्य का चाचा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमियो तेरा भाई और जूलियट अनुष्का। उसकी शादी तय हुई है ओमकार कपूर के साथ। और तुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? अनुष्का शादी के लिए मान भी गई। अब अनुष्का हमारी भाभी नहीं चाची बनेगी। चाची, अनुष्का चाची। आरव की बात सुनते ही आदित्य ने बोला, रे ब्रो, आप इस बेवकूफ की बात मत सुनना। आप खुद अनुष्का से इस बारे में बात कर लेना। वो ऐसा नहीं कर सकती है। ये जरूर कोई गलत फहमी होगी। गलत फहमी? तू तो कुछ बोल ही मत आदि, तेरे दिमाग में भूंसा भरा हुआ है। मेरे लोगों ने इस बात को डेप्थ से इन्वेस्टिगेट किया है और कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से मानिक कपूर और अनुष्का के डैड को बड़ी हंसी खुशी आपस में बात करते हुए देखा था। अगर तुझे यकीन नहीं है तो खुद पता कर ले। हाँ, मैं पता कर लूंगा। तेरी झूठी बकवास बातों में नहीं आने वाला हूं मैं। बेवकूफ। दोबारा आदित्य के मुंह से अपने लिए बेवकूफ शब्द सुनकर आरव गुस्से से तिलमिला उठा। वैसे ही उसे आदित्य के मुंह से निकला साधारण शब्द भी जहर के समान लगता था। बेवकूफ शब्द तो बेहद ही अपमानजनक था। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, तू बार बार बेवकूफ किसे कह रहा है? बेवकूफ तू होगा, तेरा पूरा खानदान नहीं, उसमें मैं भी आता हूँ। देख आदि, अगर तूने मुझे फिर बेवकूफ कहा तो मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। आदित्य ने जवाब में अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए उपहास भरे लहजे में कहा, अच्छा तू मेरा मुंह तोड़ेगा? जरा आजमा के देख ले। दोनों हाथ तोड़कर अपंग ना बना दिया तो मेरा नाम भी आदित्य कपूर नहीं। उन दोनों को फिर से लड़ाई की तैयारी करता देख रेयांश, जो ऑलरेडी अपना आपा खोने वाला था, उसने गुस्से में कहा, इनफ इज इनफ। अगर तुम दोनों के पास कुछ जरूरी कहने को नहीं है तो दफा हो जाओ यहाँ से। रेयांश की ठंडी आवाज केबिन में हेल से आई सिनिस्टर आवाज की तरह गूंज गई, जिसने आरव और आदित्य की हड्डी तक को जमा दिया था। आरव और आदित्य बिल्कुल चुप हो गए। ऐसी भयानक परिस्थिति में सामने बैठे शैतान को गुस्सा दिलाने की हिमाकत वो दोनों भी नहीं कर सकते थे। रेयांश ने भावहीन लहजे में पूछा, आदि तुम यहाँ क्यों आए हो? रेयांश के पूछने पर आदित्य को वो वायका याद आया जिसकी वजह से वो यहाँ आया था, मगर आरव की वजह से वो अपने यहाँ आने के मकसद को भूल ही गया था। आदित्य ने कहा, रे ब्रो, कल रात मेरे सबॉर्डिनेट्स को उसे आई जनरेटेड तस्वीर से मिलती जुलती एक लड़की मिली थी। उन लोगों ने उसे पकड़ भी लिया था, मगर जब वो लोग उसे आर्मी बेस ले जा रहे थे तब अचानक द साइलेंट हैंड वालों ने उन पर हमला कर लिया और उस लड़की के साथ साथ मेरे सभी सबॉर्डिनेट्स को भी अगवा कर लिया। मुझे शक है कहीं वो लड़की हमारी बेबी गर्ल हो सकती है। आदित्य की पूरी बात सुनते ही आरव के चेहरे में तेज बदलाव आ गया। उसके कुटिल भाव अब बेहद ही गंभीर हो चुके थे। हालांकि रेयांश अब भी भावहीन ही था। आरव ने कहा, हमें इस बारे में मामा जी को बताना चाहिए। आरव की बात पर रेयांश ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेयांश की बात सुनकर आदित्य ने कहा, पर रे ब्रो, वो लड़की हमारी बेबी गर्ल हो सकती है। हमें डैड को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो अलर्ट हो जाएं। वैसे भी उनके कनेक्शंस हमसे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डैड जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। आदित्य की बात में सहमति जताते हुए आरव दोबारा बोला, आदि बिल्कुल सही कह रहा है रेयांश, हमें मामा जी को इस बारे में बता देना चाहिए। आरव और आदित्य की बातें सुनकर रेयांश ने कोल्डली कहा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। डैड को कल रात ही इस बारे में पता चल चुका होगा। उनकी नजर हर वक्त हम सब पर होती है। कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। ओ अच्छा। रेयांश की बात सुनने के बाद आदित्य और आरव शब्दहीन हो गए। बोलने के लिए उनके पास अब कोई शब्द नहीं जुट रहे थे। व्यारी मेंशन। आर्या ने हैरान नजरों से बेसमेंट के दरवाजे की तरफ देखा, जहां विवान खड़ा था।
विवान के दोनों हाथ खून से सने हुए थे। उसके सफेद टी शर्ट पर भी खून के छींटे मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने खून की होली खेली हो। आर्या को देखते ही विवान ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो आर्या? मैंने तुम्हें इस एरिया से दूर रहने के लिए कहा था ना। विवान की आवाज सुनकर आर्या अपने होश में वापस आए और फिर उसने अपनी राल निगलते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने आई थी, मगर लगता है मैं गलत समय पर आ गई, सॉरी। आर्या की बात सुनकर विवान ने बिना इमोशन के कहा, अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ओके। आर्या तुरंत अपने कमरे में आ गई। उसके कमरे का थीम ग्रे वाइट था। वहां मौजूद चीजें भी बिल्कुल सिंपल मगर क्लासी थी। आर्या के खुरापाती नेचर के बिल्कुल विपरीत उसका कमरा सुव्यवस्थित था। विवान थोड़ी देर बाद आर्या के कमरे में आया। उसके 2 उंगली के बीच एक डॉक्यूमेंट फंसा हुआ था। उसने चेंज भी कर लिया था। विवान ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। आर्या विंडो के पास खड़ी थी। बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी और आर्या एकटक उन 2 पक्षियों के जोड़े को देख रही थी, जो बारिश से बचने के लिए अपने घोंसले में दुबक कर बैठे हुए थे। हालांकि उनका घोंसला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, वो अधूरा घोंसला था, इसीलिए बार बार पानी के कुछ छींटे उन पक्षियों पर पड़ जाते थे, जिसे देखकर ना जाने क्यों आर्या की आंखें नम हो गई थी। विवान आकार आर्या के ठीक पीछे खड़ा हो गया, मगर आर्या को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। वो बस एकटक उन पक्षियों के जोड़े को देख रही थी। विवान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने अपनी चीन आर्या के कंधों पर टिका दी। हाइट डिफरेंस की वजह से आर्या विवान के सीने तक ही आती थी। विवान की करीबी महसूस कर आर्या अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और उसने तुरंत अपने आंखों की नमी छिपा ली। विवान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए पूछा, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो तुम? विवान की बात सुनकर आर्या ने कहा, कुछ भी तो नहीं, तुम मुझसे दूर रहो, ऐसे मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मुझसे दूर रहा करो। मेरे इतने करीब आने की इजाजत सिर्फ मेरे फ्यूचर हस्बैंड को है, जो अब तुम नहीं हो। ओ सच में? बिल्कुल, अब छोड़ो मुझे। आज के बाद मेरे कमरे में भी मत आना। किसी पराई लड़की के कमरे में जाना बुरी बात होती है। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को और मेरे फ्यूचर हस्बैंड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आर्या बार बार विवान को खुद से दूर जाने के लिए बोल रही थी, मगर वो खुद उसे दूर होने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। उल्टा वो तो आराम से विवान की बाहों में डूबकी हुई थी, बिल्कुल किसी मासूम बिल्ली की तरह, जिसे अपना सबसे कंफर्टेबल जगह मिल गया हो। विवान उसकी बातें सुनकर हंसा। उसकी हंसी में आज कुछ तो अलग और अजीब था, जिसे आर्या ने आज से पहले महसूस नहीं किया था। विवान ने अचानक एक डॉक्यूमेंट आर्या के आंखों के सामने वेव करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता मेरी वाइफ को मेरे तुम्हारे करीब आने से या फिर तुम्हारे साथ सोने से कोई दिक्कत होगी। मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे कुछ नहीं बोलेगी। तुम बेफिक्र रहो और मैं तुम्हारे लिए भी अपनी वाइफ की तरह ही हस्बैंड ढूंढ दूंगा। ट्रस्ट मी, उसे भी हमारे करीबी से कोई दिक्कत नहीं होगी। विवान की बात सुनकर आर्या की आंखें सिकुड़ गई और उसकी नजर उस डॉक्यूमेंट के हेडलाइन पर जाकर टिक गई, जो विवान उसे दिखा रहा था। डॉक्यूमेंट का हेडलाइन था, मैरिज सर्टिफिकेट। आर्या ने बिजली को फुर्ती से विवान के हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और फिर उसे पढ़ने लगी। मैरिज सर्टिफिकेट पर विवान का सिग्नेचर देख आर्या के माथे पर बल पड़ गया, मगर वहां अपना सिग्नेचर देखते ही आर्या का दिमाग ठनक गया। आर्या ने हैरान लहजे में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया विवान सिंघानिया, तुमने मुझसे शादी कर ली और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आर्या जितनी हैरान थी, उसे उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। माना वो विवान से प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, मगर उसने कभी नहीं सोचा था विवान उसे इतना बड़ा धोखा देगा, धोखे से उससे शादी करेगा। आर्या गुस्से से विवान की तरफ पलटी। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी विवान ने झुककर उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। आर्या के आगे के शब्द उसके मुंह में ही दब गए। ये पहली बार था जब विवान ने उसे ऐसे किस किया था। आज से पहले फॉरहेड या चिक किस के अलावा उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। आर्या की सुंदर आंखें चौड़ी हो गई। उसके लिए यह एहसास बेहद ही नया था। उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे ना प्रतिक्रिया जताने को कुछ सूझ रहा था और ना ही बोलने को। विवान ने उसके होठों को पैशनेटली सक करते हुए ऊपर की तरफ हल्का लिफ्ट किया। उसके दोनों हाथ आर्या की लोअर बैक पर कसे हुए थे।
आर्या अब तक शॉक में ही थी। विवान ने उसे वही विंडो पर बिठाया, फिर उसने उसके होठों को रिहा कर दिया। आर्या अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए आश्चर्य से उसे ही देख रही थी। विवान ने आर्या ने सर से अपना सर जोड़ते हुए कहा, आर्या, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा या फिर कब कौन आएगा और मुझे मारकर चला जाएगा। मैं जिस रास्ते पर हूं वहां कदम कदम पर मौत है। इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे हक से तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें हर तरीके से हासिल करना है। भले ही तुम्हें मेरे तरीके गलत लगे, मगर अब मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाने को तैयार हूं। अब तुम मुझसे जो भी कहो मैं टॉलरेट कर लूंगा, मगर यदि तुम मुझसे ये कहोगी कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी या फिर मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, तो मैं ऐसे ही पैतरे इस्तेमाल करूंगा और मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं होगा। विवान की बात सुनकर आर्या उसकी गहरी भूरी आंखों में एकटक देखने लगी। उसका गुस्सा भी अब छूमंतर हो चुका था। अगर यह आदमी उसके एक मजाक पर इस हद तक जा सकता था, तो वो तब क्या करेगा जब वो हकीकत में उससे दूर जाने की कोशिश करेगी या फिर अपनी बातों को लेकर गंभीर होगी। क्या उस दिन धरती पर प्रलय नहीं आ जाएगी? आर्या ने कहा, तुमने कल मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या फिर नहीं। क्या तुमने वो अपने मन से पूछा था या फिर? विवान ने आर्या की बात बीच में काटते हुए सपाट लहजे में कहा, सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था लड़कियां ऐसी प्रपोजल सुनकर खुश हो जाती हैं, इसीलिए कल मैंने तुमसे वो सब पूछा था। वो सब स्क्रिप्टेड था और वो स्क्रिप्ट सिद्धार्थ ने लिखा था। अगर उस वक्त तुम मुझे ना भी कहती तब भी मैं आज तुमसे शादी करता ही। विवान की पूरी बात सुनने के बाद आर्या स्पीचलेस हो गई। आर्या नहीं जानती थी क्यों, मगर विवान उससे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र था। आर्या को तो समझ ही नहीं आता था विवान शादी शब्द से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Just 76 डेड बॉडीज। अब तक। विवान ने आर्या की बात बीच में काटते हुए सपाट लहजे में कहा, सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था लड़कियां ऐसी प्रपोजल सुनकर खुश हो जाती हैं, इसीलिए कल मैंने तुमसे वो सब पूछा था। वो सब स्क्रिप्टेड था और वो स्क्रिप्ट सिद्धार्थ ने लिखा था। अगर उस वक्त तुम मुझे ना भी कहती तब भी मैं आज तुमसे शादी करता ही। अब आगे। विवान की पूरी बात सुनने के बाद आर्या स्पीचलेस हो गई। आर्या नहीं जानती थी क्यों, मगर विवान उससे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र था। आर्या को तो समझ ही नहीं आता था विवान शादी शब्द से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों था। विवान का बस एक ही विजन था, आर्या के 18 में कदम रखते ही उससे शादी कर लेना, जो अब उसने कर भी लिया था। आर्या ने नाक सिकोड़कर पूछा, तुमने ये किया कब? क्या मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कब करवाया? थोड़ी देर पहले वैभव ने तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसी में मैरिज सर्टिफिकेट भी था। तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे ठीक से पढ़ लेना चाहिए आर्या। विवान की हिदायत सुनकर आर्या ने नाराजगी से कहा, मैं सारे डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ती हूँ। वो तो तुमने वो डॉक्यूमेंट्स भेजा था, इसीलिए मैंने उन्हें पढ़ना जरूरी नहीं समझा, मगर आगे से मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। अपने सबसे बड़ा विश्वासघात करते हैं। अब मैं किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी। आर्या की बात सुनकर विवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, बिल्कुल, इस दुनिया में किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आर्या कौन कब और कैसे धोखे से दे दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है। आखिर बात कहते कहते विवान की भूरी आंखों में बड़े अजीब और उलझन भरे भाव उमड़ आए थे। आर्या ने विवान के कंधों पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहा, पर मुझे ऐसी शादी नहीं करनी थी। आर्या की बात सुनते ही विवान ने पूछा, क्या तुम्हें ग्रैंड वेडिंग चाहिए? हूँ, मुझे ग्रैंड वेडिंग करनी थी। ठीक है, तुम्हारा कॉलेज खत्म होते ही हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। फिलहाल तुम खुद को प्रिपेयर करो, यूएई भी जाना है। दोबारा यूएई जाने की बात सुनते ही आर्या का सुंदर चेहरा उतर गया। अब तो वो अपने पति को छोड़कर यूएई बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। आर्या ने अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाते हुए कहा, मुझे यूएई मत भेजो। मैं कितनी बदमाश हूँ तुम तो जानते ही हो। अगर मैं वहां अकेली रहूंगी तो मैं जरूर कुछ उल्टा पुल्टा करके रॉकवेव का ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगी। मेरा खुद की बदमाशियों पर कंट्रोल नहीं होता है। मुझे अकेले मत छोड़ो, मैं बहुत बदमाश हूँ। कुछ गड़बड़ कर दूंगी तो मुझे ब्लेम मत करना। आर्या की बातें सुनने के बाद विवान ने कुछ नहीं कहा।
उसकी गहरी नजर आर्या के सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके भावहीन चेहरे की वजह से बता पाना नामुमकिन था उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आर्या ने विवान के गर्दन में अपना दोनों हाथ लपेटते हुए बड़ी ही मासूमियत से आगे कहा, और सब छोड़ भी दो तो शादी के पहले दिन अपनी वाइफ को खुद से दूर करना। क्या ये कुछ ज्यादा ही क्रूर साउंड नहीं कर रहा है? विवान ने आर्या की चिकनी चुपड़ी बातें सुनी। उसकी नई नवेली बीवी बहुत अच्छे से जानती थी उसको अपनी मासूमियत के जाल में कैसे फंसाना है। विवान ने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ एक शर्त पर, मैं तुम्हें यूएई नहीं भेजूंगा। अगर तुम आगे से मेरी सारी बातें मानो और अगर तुम रॉकवेव से जुड़े मामलों में इंटरफेयर ना करो तो। आर्या ने झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मंजूर है। अब से मैं एक अच्छी और आज्ञाकारी वाइफ बनूंगी। मेरा यकीन करो, मैं परमेश्वर की सारी बातें मानूंगी। परमेश्वर की? हाँ, परमेश्वर मतलब तुम। क्या तुमने नहीं सुना, पति परमेश्वर होता है? आर्या की बात सुनकर विवान मुस्कुराया। उसकी भूरी आंखें अब गहरी और शांत थी। विवान ने आर्या को अपने सीने से लगाते हुए कहा, डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस अगेन, दैट पुट्स यू इन डेंजर। आई वोंट बी एबल टू बेयर इट नेक्स्ट टाइम। विवान की इस बात पर आर्या ने बगैर कुछ कहे अपना सिर कई बार हाँ में हिला दिया, जो विवान के सीने में घुसा हुआ था। टी शर्ट के ऊपर से भी विवान उसके चेहरे की कोमलता अच्छे से महसूस कर पा रहा था। कपूर इंडस्ट्रीज। आदित्य कंपनी से बाहर आ चुका था। कार में बैठते ही आदित्य का फोन रिंग हुआ। सुनील उसे कॉल कर रहा था। आदित्य ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से सुनील की परेशान आवाज आई, लेफ्टिनेंट कर्नल प्लीज जल्दी से नॉर्दर्न आर्मी बेस आ जाए। फ्लेक्स टीम की डेड बॉडीज मिली है। उनके अलावा यहाँ कुछ और भी डेड बॉडीज है जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सुनील की बात सुनते ही आदित्य की शांत आंखें कोल्डनेस से भर गई। किसी ने उसके उस टीम को मार दिया था जो उसके सबसे ज्यादा करीब था। वो उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देगा जिसने ये किया होगा। आदित्य ने कहा, मैं आ रहा हूँ, तब तक बाकी डेड बॉडीज को भी आइडेंटिफाई करो। सुनील को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आदित्य ने अपनी कार स्टार्ट कर दी। जल्द ही आदित्य आर्मी बेस पहुंच गया। सुनील बाहर ही आदित्य का इंतजार कर रहा था। आदित्य कार से बाहर आया। यूजुअली आदित्य सिविल ड्रेस में ही रहता था। आज भी उसने ब्लैक बोट नेक टी शर्ट और जीन्स पहन रखा था। उसके आंखों पर मौजूद स्पेक्स उसके चार्म को मल्टी बिलियन टाइम्स इनहेंस कर रही थी। आदित्य ने बिना भाव के पूछा, डेड बॉडीज कहाँ है? सुनील ने जवाब में एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर, आप मेरे साथ आइए सर। सुनील के साथ आदित्य सीधा उस घने जंगल में जा पहुंचा जो आर्मी बेस के ठीक पीछे था। जंगल की गहराई में चारों तरफ कॉशन टेप लगा हुआ था जिसके आसपास और अंदर कई सारे आर्मी पर्सनल्स, इन्वेस्टिगेटिंग टीम और डॉक्टर्स की टीम थी जिनकी निगरानी में सावधानी से एक एक कर सारी डेड बॉडीज को ऑटोप्सी के लिए ले जाया जा रहा था। वहां रॉकवेव की टीम को लीड करते हुए रॉकी भी मौजूद था। पूरा वातावरण ताजे खून की गंध और दहशत से भरा हुआ था। आदित्य के आते ही सबने उसके लिए रास्ता बना दिया। आदित्य जमीन पर पड़ी एक डेड बॉडी के पास आया। डेड बॉडी की भयानक कंडीशन से ही बताया जा सकता था जिस इंसान ने भी उसे मारा है वो इंसान नहीं हैवान था। उस डेड बॉडी की दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी और कनपट्टी के पास झूल रही थी। चेहरे पर अनगिनत बार खंजर से वार किया गया था। शरीर के कई भाग को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया था जैसे वो कोई इंसान ना होकर चिकन हो। आदित्य ने आज से पहले अनगिनत मिशन किए थे। क्रूर से क्रूर टेररिस्ट को हैंडल किया था मगर किसी इंसान का ऐसा कत्ल आदित्य ने आज तक नहीं देखा था। सुनील ने कहा, आदित्य सर, इन डेड बॉडीज को कलेक्ट करने में ही 5 घंटा लग गया है। जिसने भी इन लोगों को मारा है वो पक्का कोई दरिंदा ही होगा। कितनी बेरहमी से मारा है इन्हें, चेहरे से बॉडी आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रही है। ऑलमोस्ट सबका चेहरा चीर फाड़ दिया गया है। आदित्य ने सुनील की बात सुनी मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उसकी मुट्ठियां मजबूती से आपस में कसी हुई थी। आदित्य ने अचानक पूछा, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स कितने देर में आएगा? जवाब में सुनील से पहले रॉकी ने कहा, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। रॉकी का जवाब सुनकर जहां आदित्य ने अपना सिर हिला दिया वहीं सुनील फट्टी आंखों से रॉकी को देखने लगा। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में आमतौर पर कई दिन या हफ्ते लग जाते थे। ऊपर 25 से भी ज्यादा डेड बॉडीज ऑटोप्सी के लिए गई थी। उनकी मौत का कारण भी बेहद ही जटिल था मगर फिर भी रॉकी कह रहा था, आधे घंटे में सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी।
सुनील ने हल्का हिचकिचा कर पूछा, मिस्टर रॉकी, इतनी जल्दी ऑटोप्सी रिपोर्ट कैसे आएगी? I mean, इतने लोगों का। रॉकी ने सुनील की बात बीच में काटते हुए कहा, कैप्टन सुनील, ऑटोप्सी मेरे सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं। वो लोग कोई आम डॉक्टर नहीं है, उनके पास अपने तरीके से चीजों को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए। रॉकी की बात सुनकर सुनील को सारा माजरा समझ में आ गया। आखिर ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर स्पेशली रॉकवेव से आए थे, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। रॉकी ने आदित्य की तरफ अपना रुख करते हुए कहा, आदित्य सर, चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। शाम होने वाली है, आप घर जाकर उनसे मिल लीजिए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा और रिपोर्ट्स आने के बाद आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। अचानक कार्तिक के बुलावा के बारे में सुनकर आदित्य कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसका बाप अचानक उससे क्यों मिलाना चाहता है। आदित्य ने पूछा, मिस्टर रॉकी, क्या आपको कोई आइडिया है डैड मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था आपको उनसे मिलने के लिए कह दूं। ओके, नो प्रॉब्लम, आदित्य ने कहा और वहां से चला गया। सुनील हैरान नजरों से अपने लेफ्टिनेंट कर्नल की जाती हुई पीठ को देखता रह गया। आज से पहले उसने कभी अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को किसी का ऑर्डर फॉलो करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसका लेफ्टिनेंट कर्नल अपने सीनियर्स की बात भी नहीं सुनता था, मगर आज अपने डैड के एक बुलावे पर वो अच्छे बच्चे की तरह घर जा रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स। रात को हो सका तो एक और चैप्टर दूंगी।